गुड आफ्टरनून। बहुत दिनों बाद गुड आफ्टरनून। धरती गोल है, आप तक पहुंच गया फिर। और निश्चित तौर पे इस बार एक अलग टॉपिक है, एक अलग पेपर है। और इस पेपर की खासियत भी थोड़ी अलग होगी। मुझे कम उम्मीद है कि मैं आज कोई नया टॉपिक लेके, यानी सिलेबस का टॉपिक लेके ख़त्म कर पाऊँ, क्योंकि इस पेपर में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह है पेपर को समझने की। और पेपर को समझने की समस्या इस संदर्भ में ज़्यादा नहीं है कि यह पेपर बहुत ही कठिन है। समस्या है दुविधा की, और दुविधा की समस्या का संदर्भ यह है कि जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो दो तरह की मानसिकता एक साथ काम कर रही होती है। एक मानसिकता यह कि पढ़ाई कम और बाबा का भाषण ज्यादा हो रहा है, और दूसरा कि जो बताया जा रहा है वह मेरे व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रहा है। और जहां पर भी व्यक्तित्व से टकराहट होती है वहां पर ऐसा लगता है कि ये बेकार की बातें हैं, ये फालतू बातें हैं, आदर्श बोल रहा है। हकीकत में नहीं है, क्योंकि हकीकत में जो हम हैं वही आदर्श मानते हैं। तो सीधी टकराहट होती है व्यक्तित्व से, और यहीं से समस्या का प्रारंभ होता है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति प्रारंभ में, चूंकि उसे एक पेपर में पास करना है, वह बैठता है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यक्तिगत मूल्य, उसकी व्यक्तिगत नैतिकता उस पर हावी होती है, तो वह या तो पढ़ना छोड़ देता है, क्लास आना छोड़ देता है, और स्वयं को ढाढ़स बनाता है कि अरे मैं तो लिख लूंगा, कोई खास बात नहीं। और बस वहीं पर उसका खेल समाप्त हो जाता है। 26 नंबर से 157 नंबर तक व्यवहारिक तौर पर हमने देखे इस पेपर में। कुल 26 नंबर और कुल 157 नंबर। तो कारण बहुत सरल है। ये तो व्यक्तिगत चीज रखी, और वह इसलिए रखा कि हम प्रारंभ में जब सिलेबस वाइज जो पाठ्यक्रम है उसको समझने का प्रयास करें और उसकी वास्तविकता या उसके उद्देश्य को जानने का प्रयास करें, तो प्रारंभ से ही यह मानकर चलें कि जो मैं हूं वही नहीं बताया जा रहा है। संभवतः जो मैं नहीं हूं वह ज्यादा हो रहा है। यह सच है कि वह ज्यादा क्यों हो रहा है उसका कारण भी बताना होगा। वह सिद्धांतों के साथ होगा, वह तथ्यों के साथ होगा, वह संवैधानिक प्रावधानों के साथ होगा,
वह भारतीय कानून के अनुसार होगा, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होगा। यानी कोई भी ऐसी व्यक्तिगत बात नहीं होगी जो कि मुझे संतुष्टि प्रदान करती हो आपके खिलाफ या आपको संतुष्टि प्रदान करती हो मेरे खिलाफ। यह मानकर हम बैठ नहीं सकते। तीन शब्द आपके सिलेबस में दिए गए हैं और उन तीन शब्दों में सबसे पहला शब्द है नीति शास्त्र। इसको एथिक्स बोलते हैं, ठीक है ना? ये पहला है। और जो दूसरा शब्द आपको मिल रहा है वह शब्द है सत्यनिष्ठा। इसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। अब एक तीसरा शब्द आपको मिलता है और वह क्या है? अभी, ठीक है ना? अभिवृत्ति आपको मिलता है। अब एक स्वाभाविक प्रश्न यहां मन में बनेगा कि जीवन के इस मुकाम पर यह सब क्यों पढ़ा रहा है? हमें एप्टीट्यूड पढ़ने की क्या जरूरत है? हमें सत्यनिष्ठा पढ़ने की क्या जरूरत है? 2013 में जब यह सिलेबस लाया गया तो उसका मकसद क्या था? संघ लोक सेवा आयोग ने यह सिलेबस क्यों लिया? उसका एक बुनियादी कारण है। समाज में तीन तरह के लोग होते हैं। उनमें जो पहला है वह है सुपर। दूसरा है अनपढ़ और एक होता है कुपढ़। समझ रहे हैं? ये सबसे खतरनाक होता है, कुपढ़। जो जानकर भी कुछ नहीं जानता है। अनपढ़ ईमानदार है। जो सुपढ़ है वह बुद्धिमान है और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। जो कुपढ़ है वह रणनीति बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कुकर्म करता है। अब शब्दों का इस्तेमाल मैं जानबूझकर वैसे ही ले रहा हूं जो कि आगे भविष्य में काम आने वाला है। अनपढ़ कुकर्म कर देता है जानकारी के अभाव में। कुकर्म का मतलब केवल चरित्र का कुकर्म नहीं बोल रहा हूं, किसी भी तरह का कुकर्म, वह कुपढ़ होता है। उदाहरण के तौर पर कुपढ़ वह है जो आईएएस बनने के बाद भ्रष्ट आचरण में लिप्त होता है। पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं। तो सरकार के लिए ये दो महत्वपूर्ण है। ये तो खतरनाक है, ये समस्या है। तो सरकार के लिए या संघ लोक सेवा आयोग के लिए यह आवश्यक हुआ कि वह ये जो तीन प्रकार के लोग हैं, अनपढ़, कुपढ़ और सुपढ़, इन लोगों को कोई भी ऐसा अतिरिक्त अवसर न दिया जाए जिससे आगे आने वाले समय में, भविष्य में यह कहने का अवसर प्राप्त हो कि उन्हें मालूम नहीं था।
आपसे होने वाली अपेक्षाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। और जब मैंने प्रारंभ किया तो मैंने यही कहा कि इस विषय में आपके साथ समस्या क्या होती है। अप्रत्यक्ष रूप से संक्षेप में बताया कि आपसे अपेक्षा क्या होती है। और वह 2-3 लाइन में जो एक सारांशतः अपेक्षा बताई गई, आप यह नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं था कि इस विषय की प्रकृति ऐसी है। तो संघ लोक सेवा आयोग ने 2013 में इस विषय को शामिल करके आपको जानकारी देने की कोशिश की कि आप यह जान सको कि यह शब्द होते क्या है। अगर बोला जा रहा हो कि आपको नीति शास्त्रीय होना है तो आपको मालूम हो कि नीति शास्त्रीय क्या है। अगर बोला जाए कि सत्यनिष्ठ होना है तो आपको मालूम हो कि सत्यनिष्ठ क्या है। आपको बोला जाए कि आपकी अभिवृत्ति सही हो, आपका एप्टीट्यूड सही हो, तो उस एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, वह किस प्रकार से शब्दों में लाया जा सकता है, वह किस प्रकार से व्यवहार में लाया जा सकता है। इन तीनों शब्दों की हमें एक स्पष्ट जानकारी किस प्रकार से हो सकती है, ताकि आने वाले समय में जब आपसे यह अपेक्षा की जाए या आप पर यह आरोप लगाया जाए कि आपने सत्यनिष्ठ व्यवहार नहीं किया, तो आप कम से कम यह न कह सकें कि हमें सत्यनिष्ठ व्यवहार का अर्थ ही नहीं मालूम था, अन्यथा मैं व्यवहार करने को तैयार था। हमें मालूम ही नहीं था कि सत्यनिष्ठ कहते किसको हैं। ठीक है ना। तो एप्टीट्यूड, सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी और एथिक्स, ये जो 3 शब्द हमें दिए गए, इन 3 शब्दों के माध्यम से मैं आपके मन में इनका विकास करने जा रहा हूं, या आप 3 घंटे के क्लास में सर्वोत्तम हो जाएंगे, आप में सत्यनिष्ठा लबालब हो जाएगी, या आप ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बनकर उभरेंगे, इसकी कतई कोई संभावना नहीं कि मैं वह 3 घंटे में आपकी सोच बदलने जा रहा हूं। ऐसा मैं न तो करने जा रहा हूं, न करने की चाहत है, और न ही मैं कर पाऊंगा। ठीक है ना। न तो मैं कर पाऊंगा, न करने की चाहत है। लेकिन यह समझाने का प्रयास अवश्य होगा कि इंटीग्रिटी क्या है, एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है और एप्टीट्यूड क्या है। ठीक है ना। ये तीनों क्या हैं, यह हम समझने का अवश्य प्रयास करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि जो भी व्यक्ति देश की सेवा में आना चाहता है, जो व्यक्ति लोक सेवा में आना चाहता है, वह इस सेवा को समझने का प्रयास करे। वह सेवा क्या है। एक उदाहरण लेते हैं हम। मैं आपको सेवा दे रहा हूं, मेरी सेवा उत्तम हो, यह कोशिश हमें करनी है। मेरी सेवा उत्तम हो, यह मुझे कोशिश करनी है। मेरी सेवा उत्तम होगी कैसे, यह कैसे समझेंगे हम कि मेरी सेवा उत्तम हो।
आप बताएं। मैं सेवा दे रहा हूं, मुझे कोशिश करनी है कि मेरी सेवा उत्तम हो, कोशिश करनी है। कैसे कोशिश करूं? क्या होना चाहिए मेरे में? लोगों का फीडबैक अच्छा मिले। ठीक है। अब देखिए, यह सेवा और एप्टीट्यूड, एक तो पहले यहां सुधार में कर लूं, बहुत देर से सोच रहा हूं। यह अभिरुचि है, एप्टीट्यूड, ठीक है ना। जब भी कोई व्यक्ति सेवा देता है तो वह दो तरीके से अपनी सेवा का निर्धारण करता है। एक, क्या वह सेवा देने की नेचुरल टैलेंट रखता है, क्या प्राकृतिक योग्यता उसमें है। और दूसरी, कि क्या वह अपनी योग्यता का विकास करने की कोशिश करता है। योग्यता होगी, प्रकृति ने कोई योग्यता दी होगी, लेकिन क्या वह उस योग्यता का विकास करने की कोशिश करता है। आज के समाचार पत्र के अनुसार आपको एक उदाहरण दे देता हूं। दो खिलाड़ी लगभग एक साथ भारत की सेवा में आए। एक का नाम था सचिन तेंदुलकर और एक का नाम था विनोद कांबली। और जिस समय सचिन तेंदुलकर कभी 50 कभी 60 रन बनाते थे, विनोद कांबली ने एक एक करके एक साथ 3 दोहरा शतक बनाया। आज वह व्यक्ति भूखों मर रहा है, बलात्कार का मुकदमा झेल रहा है और उसकी बीवी ने कोर्ट में उस पर केस किया है। नेचुरल टैलेंट था, लेकिन वो उस नेचुरल टैलेंट को विकसित करने की मानसिकता विकसित नहीं किया। और मानसिकता इसलिए विकसित नहीं कर पाया कि उसमें के तत्व नहीं थे। योग्यता का होना महत्वपूर्ण नहीं है, योग्यता का विकास करते हुए अपने आप को उस काम के प्रति समर्पित करना महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है, जब आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे उसमें मिलेगा, कि योग्यता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अभिवृत्ति होती है जिसको एटीट्यूड कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे समाज में, गजब एटीट्यूड का लड़का है। वो कभी कभी एटीट्यूड दिखाने के लिए कॉलर वगैरह ऊपर कर लेते हैं, अकड़ दिखाते, वह दिखाने की कोशिश करते हैं, तब कहा जाता है एटीट्यूड खराब है। यह विनोद कांबली के पास एप्टीट्यूड था लेकिन एटीट्यूड नहीं था। वह नकारात्मक हो गया, मस्तिष्क सही दिशा में काम नहीं कर रहा, योग्यता का दुरुपयोग हो रहा है।
निशानेबाजी की क्षमता है मेरे में, लेकिन ओलंपिक के लिए नहीं, गुर्गा बनने के लिए, शार्प शूटर बनने के लिए। एप्टीट्यूड है। संघ लोक सेवा आयोग इस परीक्षा के माध्यम से आपके केवल एप्टीट्यूड को समझने का प्रयास नहीं कर रहा, आपकी योग्यता को जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि उस योग्यता के साथ आप किस दृष्टिकोण को अख्तियार करते हो, आपका विजन और आपका मिशन क्या है, आपका अंतर्मन क्या सोचता है, अपनी योग्यता का किस आधार पर आप इस्तेमाल करते हो या करने की इच्छा रखते हो, वह केवल आप बता सकते हो। जब मैं आपको अपनी सेवा दे रहा हूं, उस सेवा में जितनी आपको जानकारी है उसके मुताबिक कम से कम 29 क्लास का अनुभव छिपा हुआ है। उस 29 क्लास का जो पहला दिन था, वह अगर आज के दिन से पूरी तरह मैच करता हो, तो इसका मतलब कि मैंने कोई सुधार नहीं किया। सुधार की कोई सीमा नहीं होती। यदि यथावत स्थिति बनी रही, यदि स्थूलता बनी रही, तो वह स्थायी तो नहीं होता है, वह सड़ांध जन्म करता है। परिवर्तन, बदलाव, सुधार जब सत्यनिष्ठ और ईमानदार प्रवृत्ति के साथ हो, तो जीवन संवर्धक हो जाता है। यह आवश्यकता होगी कि जिन परिस्थितियों में, जहां पर जिस प्रकार का विचार दिया गया, उस विचार को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। वह एप्टीट्यूड आप में एटीट्यूड के साथ होना चाहिए। और एप्टीट्यूड अगर है भी और एटीट्यूड सही नहीं है, तो आपके यह कहने से कि मैं चाहता था कि आप आ जाएं, मैं दंभ में आ जाऊंगा और निश्चित तौर पर गलतियां होंगी, क्योंकि मैं अपने धरातल को छोड़ दिया। वह एटीट्यूड गलत हो गया। मैं तो अपने आप को कुछ और समझ बैठा, मैं ही भाग्य विधाता हूं। और जैसे ही मैंने यह समझा कि मैं ही भाग्य विधाता हूं, यह भावना समाप्त हो गई। मेरी सेवा की भावना समाप्त हो गई। और सेवा जब देने वाला व्यक्ति सामने आता है, वह सेवक होता है, उसके सामने बैठा हुआ व्यक्ति मालिक होता है। वह सेवक सारथी होता है, जो सामने बैठे हुए व्यक्ति को या सेवा देने वाले व्यक्ति को न सिर्फ सुरक्षित बल्कि संवर्धित करने की दिशा में अग्रसर प्रयत्नशील होता है, सफल और सार्थक बनाने की दिशा में प्रयत्नशील होता है। वह उसके जीवन को संवर्धित करने की कोशिश करता है, वह उसके जीवन को सफल और सार्थक बनाने की कोशिश करता है। तब वह एक सेवक हो सकता है और वह सेवक सत्यनिष्ठ होगा।
वह सत्यनिष्ठा क्या होती है। मैं 3-4 बार बोला सत्यनिष्ठ होगा, 1-2 बार बोला वह ईमानदार भी होगा। बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, आगे विस्तार से अध्ययन होगा। अभी जब आप लोग कुछ उत्तर दे रहे थे तो यह बताया गया था सिलेबस में कुछ है, सिलेबस में है। मैं लेकर भी आया हूं सिलेबस, कहीं भूल जाऊं तो सामने, भरोसा करो है, हंस रहा है, लेकर आया हूं, छुपाने की क्या बात है। तो सिलेबस है मेरे पास और मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। वह इसलिए कि आपके मित्रों को मालूम है कि कितनी कक्षा मैंने कहां पर लिया है और क्या क्या पढ़ाया है। समझिएगा इस बात को गंभीरता से। तो मैं ईमानदार इसलिए बने रहना चाहता हूं क्योंकि मुझे आपकी नजर में सही सिद्ध होना है। ईमानदार हमेशा दूसरों की नजर में होता है। जब भी शब्द ईमानदार आएगा वह दूसरों के संदर्भ में होगा, स्वयं के संदर्भ में होगा ही नहीं, वह दूसरों के संदर्भ में। ये जितने भी भूमिका मैं जब से आया हूं बना रहा था, केवल यही सब बात करने के लिए, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं। क्योंकि एक विद्यार्थी को मालूम हो सकता है कि उसने क्या पढ़ाया क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, और वैसी स्थिति में अगर मैं सचेत रहूं तो चूंकि मैंने ही आपको बताया है या आपके मित्रों को बताया है तो मैं वह लेकर आऊंगा। मैं ईमानदार रहूंगा, लेकिन मैं सत्यनिष्ठ हूं या आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यहां पर जो बताया संभवतः सुधार हो गया होगा। वह सुधार मैं समझता हूं आपने। तो ईमानदारी के आधार पर मैंने वह तो दिया जो मैंने अन्यों को दिया है, लेकिन मैं सत्यनिष्ठ, पर्सन विथ इंटीग्रिटी, मैं स्वयं की नजर में होऊंगा। जिसको कहीं कभी मैंने कहा था कि जब ईश्वर भी न देख रहा हो तब स्वयं को देखो, तो आप सत्यनिष्ठ हो गए, ईमानदार नहीं। ईमानदारी की अगली सीढ़ी है सत्यनिष्ठा। यहां पर 20 रुपए गिरे हैं, मैंने बता दिया 20 रुपए गिरे हैं, आपने उठा भी लिया, और मैं सोच रहा हूं काश यह ज्यादा होता तो मैं ले लेता। मैं ईमानदार हूं, सत्यनिष्ठ नहीं। सेवा सत्यनिष्ठ की मांग करती है, ईमानदार की नहीं। ईमानदारी तो दूसरों की नजर में होती है। कोई मुझे देख रहा है या कैमरा मुझे देख रहा है, क्लोज सर्किट लगा हुआ है, मुझे देख रहा होगा क्या पढ़ा रहा है। कल के वीडियो में भी दिखेगा कि इसको देख के मैं बोल रहा हूं क्या पढ़ा रहा है, लेकिन इसके होने से मेरी गुणवत्ता नहीं आ जाती और इसके न होने से मेरी गुणवत्ता जा भी नहीं सकती। वह सत्यनिष्ठा है, क्योंकि सत्यनिष्ठा स्व से प्रेरित और स्व से प्रभावित और स्व को प्रभावित करती है। वह स्व से प्रभावित, स्व को प्रभावित करती है। वह स्वयं के लिए है, वह अपने अंतर्मन को जानने और समझने के लिए है। दूसरे सही कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं मैं सही हूं कि नहीं। अनभिज्ञता के कारण, अनपढ़ होने के कारण आपने कह दिया मैं बहुत अच्छा हूं, परंतु मैं जानता हूं कि मैं कितना अच्छा। तो सेवा और लोक सेवा विशेष तौर पर इस सत्यनिष्ठ को समझने की कोशिश करती है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षा के माध्यम से आपके व्यक्तित्व के उस
गुणवत्ता को जानने का प्रयास करता है जो आपके शब्दों से सामने आता है। आपकी कॉपी केवल उत्तर को प्रतिबिंबित नहीं करती, वो आपके व्यक्तित्व का पहला परिचय है। आप क्या लिखते हो, आप कैसे लिखते हो, आप किस रूप में लिखते हो, कैसे शब्दों का चयन करते हो, यह आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता है। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपके उस व्यक्तिगत व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की जाती है। और रही बात व्यक्तिगत व्यक्तित्व को समझने की, संघ लोक सेवा आयोग यह चाहता है, वह कोशिश करेगा कि आपके व्यक्तित्व को समझे, लेकिन व्यक्तित्व तो ब्रह्मांड या विश्व का सबसे छोटी इकाई। इस व्यक्तित्व के माध्यम से आपके परिवार को समझने का प्रयास करेगा, इस व्यक्तित्व के माध्यम से आपके समाज को समझने का प्रयास करेगा, इस व्यक्तित्व के माध्यम से आपके देश को समझने का प्रयास करेगा, और इस व्यक्तित्व के माध्यम से विश्व को समझने का प्रयास करेगा। यानी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत और वैश्विक सोच क्या होती है, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत और वैश्विक सोच, क्योंकि वह वैश्विक सोच आपको रोहिंग्याज के बारे में, वह व्यक्तिगत सोच आपको यूक्रेन और रसिया के बारे में, वह व्यक्तिगत सोच, वैश्विक सोच आपके न्यूक्लियर विस्फोट के बारे में, वह व्यक्तिगत सोच और वैश्विक सोच आतंकवाद के बारे में, मानवाधिकार के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में आपके विचार को परिमार्जित करती है। एक व्यक्ति कहां तक अपनी मानसिकता लेकर जा रहा है, वह संभवतः देश का विदेशों में प्रतिनिधि होगा, वह संभवतः जिले की कमान लेगा और लाखों लोगों की जिंदगी उसके हाथों में होगी। वह किस प्रकार का व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व को अलग अलग स्तरों पर समझने का प्रयास इस पेपर के माध्यम से किया जाएगा। लोक सेवा के संदर्भ में, लोक जीवन के संदर्भ में वह व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी सोच किस प्रकार की है, अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास होगा। आप मेरी सराहना करते होंगे, आप मेरी आलोचना करते होंगे, लेकिन आप ही के तर्ज पर न तो मेरी सराहना मेरे घर में होती है, ना आप ही के तर्ज पर मेरी आलोचना मेरे घर में होती है। मैं तो एक व्यक्ति, अर्थात जितना खराब मैं आपके पास हूं उतना ही खराब मैं वहां भी हूं, कोई जरूरी नहीं है। और जितना अच्छा आपके पास हूं उतना ही अच्छा मैं वहां भी रहूं, यह कोई जरूरी नहीं है। अर्थात मेरा व्यक्तिगत जीवन और मेरा सार्वजनिक जीवन किस प्रकार का है, इन दोनों को जाने बगैर मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व को समझना संभव नहीं है। और अगर मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने में कामयाबी नहीं मिलती तो यह नहीं जान पाओगे कि मेरे यहां का व्यवहार वहां को भी और वहां का व्यवहार यहां को भी प्रभावित करता है। वह प्रभावित करेगा, क्योंकि जब व्यक्ति कोई दोहरी जिंदगी जीने का प्रारंभ करता है तो उसकी सफलता संदिग्ध होने लगती है। इसका यह मतलब कतई नहीं कि पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक जीवन को एक कर दिया जाए, लेकिन जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं वे हमेशा एक रहते हैं। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सच्चरित्रता बदलती नहीं, वह रहती है। अर्थात
एक व्यक्ति को वैश्विक स्वरूप प्राप्त करने की आवश्यकता है, एक वैश्विक दृष्टिकोण प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम उस देश के निवासी हैं जहां पर 1000 किलोमीटर दूर से हजारों टन का पत्थर लाया जाता है और कहा जाता है कि छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन ऐसे देश में जब लोगों को मारने के लिए हम तलवार का इस्तेमाल, लाठी का इस्तेमाल तब तक करते हैं जब तक वह मर नहीं जाता, तो मानसिक विकृति सामने आती है कि पत्थर पे हथौड़ी नहीं लगना चाहिए, लेकिन शरीर को काटा जाना चाहिए। एक निर्बल व्यक्ति को दीवार से बांधकर, खंभे से बांधकर तब तक मारो जब तक वह मर न जाए। यह हमारी मानसिकता कहती है। लेकिन पत्थर को मत मारो। कभी किसी जमाने में एक गाना आया था, पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। लेकिन अब तो हम ये कहते हैं पत्थर को मत मारो, इंसान को मारो। यह सोच एक लोक सेवक में अगर आ गई तो गिरिडीह जिले में 70 साल की महिला जब भूखों मर जाती है तो उस डीएम पर कोई असर नहीं आने वाला, क्योंकि मृत्यु तो व्यक्ति की हुई है। एक व्यक्ति की मौत संभव है, लेकिन एक मूर्ति का खंडन संभव नहीं। उससे देश खतरे में आता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक किस प्रकार से मानव त्रासदी हो रही है। युद्ध के समय हम यह कहते हो कि रियायती क्षेत्र में गोलाबारी हो गई, वहां नहीं होनी चाहिए। कितने नैतिक हैं हम? युद्ध के समय में नैतिक बन रहे। महाभारत हमने देखा नहीं, उतनी आयु है नहीं, लेकिन जो टेलीविजन पर दिखाया गया उसमें यह कहा गया कि शाम तक, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले तक नीति शास्त्रीय तरीके से लड़ें, एक दूसरे को मारें, और बच जाएं तो रात को मिलने जाएं, पूछें कैसी तबीयत है, कल मैं मार दूंगा। गजब की नैतिकता है। यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, रिहायशी क्षेत्र में मत मारो, बाकी सबको मार दो। रिहायशी क्षेत्र में मेरा बच्चा है, मैं सेना के रूप में काम कर रहा हूं, मुझे मार दो, मेरे बच्चे को मत मारो, क्योंकि वो ऐसे ही मर जाएगा। उस पर अपने बम का इस्तेमाल मत करो, उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? वह तो मुझे मार दो, वो अपने आप मर जाएगा। समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि हम जब सत्यनिष्ठ होते हैं तो सत्यनिष्ठ होने पर हमारे सामने उल्टा चल रहा हूं, नीति शास्त्र आती है। अब जैसे ही एक शब्द आएगा नीति शास्त्र, तो यह हमारे व्यक्तित्व को कैसे विनियमित करेगा, यह हमारे व्यक्तित्व को कैसे जानेगा, यह जानने के पहले हमें नीति शास्त्र के कुछ बुनियादी तत्वों को समझना पड़ेगा। और नीति शास्त्र के बुनियादी तत्वों को समझने का मतलब क्या होता है? 2-3 शब्द आपके साथ साझा कर रहा हूं। मूल्य,
सुना होगा शब्द आप लोगों ने ये, मूल्य। मूल्य क्या होता है? वैल्यू। अंग्रेजी में यही बोलते हैं ना, मूल्य। मूल्य क्या होता है? विकृत व्यवहार। अच्छा, समाज स्वीकृत। नैतिकता क्या होती है? ठीक, ठीक, अच्छी बात है। चलो, आपने उत्तर दिया, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। और ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं उम्मीद भी नहीं करता था कि आप सही उत्तर दो, नहीं तो मैं क्या देता। आप लोगों ने जब उत्तर देना शुरू किया मूल्य का, तो मेरी अपेक्षाओं के अनुसार दिया, क्योंकि आप बहुत गंभीरता से बैठे हो कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब समझ लेना है ना? कुछ भी छोड़ना नहीं है। तनाव में हो आप लोग। तनाव क्यों है? इंटेंशन के साथ बैठे हो। हमने पहले ही कह दिया कि 3 घंटे में सत्यनिष्ठ बढ़ाने की कोशिश मत करना, ये 300 घंटे में नहीं होगा, है ना? अरे जीवन के इस मुकाम तक नहीं हुआ तो आगे ये 50 घंटा पढ़ के होगा, है? और अगर कोशिश करोगे तो अच्छी बात है, परीक्षा में पास कर सकते हो। देखो लिख के समझा रहा है कि नहीं होगा, हम बता रहे हैं, वो लिख रहा है। देखो, अब मैं व्यक्ति तो बता रहा हूं, उदाहरण सब यहीं पर है। वो लिख रहे हैं और ये समझ रहे हैं उसी से कि देखो क्या लिखा है, गजब का, मजा आया, है ना? हाँ, लिखा तो या ये लिखा होगा कि देखो मूल्य का अर्थ मैं ये जानता हूं और ये जो बोलेगा वही मेरा होगा। आजकल चमत्कार का समय है, आजकल चमत्कार हो रहा है अलग अलग देशों में, अलग अलग भागों। तो कहा जाता है ना कि आप कोई सोचो, मैं वो लिख रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं, वो लिख रहे हैं। अब देखो ये मूल्य, आप लोग कितने अच्छे बच्चे हो। मूल्य दोनों का मूल्य, किसका मूल्य ज्यादा होगा? इसमें कुछ है नहीं नहीं है, इसका ज्यादा होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि दोनों में से कोई एक लेना है मूल्य, तो ये लोगे? ये नहीं? हाँ, और ये आपका चश्मा हो तो तब। यानी आप जब अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं तो अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। समझ गए? उसको मूल्य कहते हैं। ठीक है ना? ये जो हरे रंग का पहने हैं, ये मुझे आकर्षित करने के लिए नहीं, अपने आप को। मैंने जो पहना है अपने आप, ठीक है ना? खरीदा था तो खुद ही खरीदा था ना, सोच के कि अच्छा लगेगा, तो मेरा मूल्य है। मूल्य हमेशा व्यक्ति की प्राथमिकता होती है। 10 में से एक चीज आपने छांटा तो आपके मूल्य है, आपकी प्राथमिकता है, मेरी नहीं है। ठीक है ना? मूल्य व्यक्तिगत होती है, और जब मूल्य व्यक्तिगत होगा तो वह मेरे व्यवहार को मर्यादित करने का प्रयास करेगा। समझ रहे हो ना? सब अभी लिखवाना है, घबराना मत। ये बेसिक चीज आप लिख रहे हो, लिखो, लेकिन घबराना मत कि कुछ छूट जा रहा है। समझो ज्यादा। मूल्य हमारी स्वयं की प्राथमिकता है, हम प्राथमिकताएं तय करते हैं। और जब हम अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकता तय करते हैं तो आपके साथ व्यवहार करते हैं। आपके साथ मैं अपने मूल्यों के अनुसार जब व्यवहार करता हूं तो आप स्वीकार करेंगे, कोई जरूरी है? पूछ रहा हूं।
नहीं जरूरी। तो आपके मूल्य और मेरे मूल्य में क्या होगा? टकराहट। कितना सरल। आपके मूल्य मेरे मूल्य से टकराएंगे और मूल्यों की जो संघर्षात्मक स्थिति है, मूल्यों के बीच में जो टकराहट है, उस टकराहट के कारण समाज का विकास नहीं होगा। लेकिन जहां पर मूल्य मिल गए वहां समाज का विकास होगा। तो अब देखिए, समाज का विकास यहां पर हो गया। मूल्य कैसा रहा? व्यक्तिगत। मूल्य व्यक्तिगत हो गया। अब यहां से समाज आया तो समाज ने मेरे मूल्य को स्वीकार किया, हाँ? और उस मूल्य के अनुसार जब मैं व्यवहार करूंगा तो मान्यता मिलेगी कि नहीं? मुझे मिलेगी। तब यहां पे एक शब्द आएगा, नैतिकता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोरालिटी। ठीक है ना? जैसे आप माता पिता से मिलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, बहुत सारे लोग, है ना? करते हैं ना? सभी करें जरूरी है? हर समाज में हो ये जरूरी है? नहीं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ खिलाड़ी तिलक नहीं लगवाए तो एक विवाद हो गया। समझ रहे हैं ना? उनके मूल्य हैं, आपके मूल्य कुछ और हैं, तो विवाद हो गया। क्यों? नैतिक नहीं। तो जब मूल्य मिलने लगते हैं, अर्थात समाज द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं, तो उसको क्या कहने लगते हैं? नैतिकता। तब कहते हैं नैतिक मूल्यों का विकास हो रहा है। ठीक है ना? अब नैतिक मूल्य किसके हुए? समाज के हुए। ठीक है ना? अब क्या हर समाज के मूल्य एक तरह के होंगे? नहीं होंगे ना। उदाहरण के तौर पर, हर समाज में एक तरह से सामाजिक व्यवहार होते हैं, धार्मिक व्यवहार नहीं होते, आर्थिक व्यवहार, कोई व्यवहार एक तरह से नहीं होता, है ना? किस समाज में सबसे अच्छा होता है, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है ना? लेकिन उस समाज के लिए वह नैतिक होगा कि नहीं? होगा ना? हाँ, हो सकता है ना? अच्छा, अब बताइए कि चोरी दुनिया के किसी समाज में नैतिक मानी जाती है? नहीं मानी जाती। किसी समाज में नैतिक नहीं मानी। तो जब हम इसी को समाज से भी आगे निकलकर वैश्विक रूप देने लगते हैं तो आ जाता है नीति शास्त्र। समझ गए? एथिक्स जिसको कहते हैं। अब देखिए आपके सिलेबस में क्या लिखा गया? ये नहीं लिखा गया ना मोरालिटी, वैल्यू भी नहीं लिखा गया। समझ रहे हो बात को? मूल्य नहीं लिखा गया ना, मोरालिटी भी नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया? एथिक्स, नीति शास्त्र। अब उसके बारे में कहा जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, कि जब व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से नैतिकता का तथ्य और तर्क के आधार पर विश्लेषण हो, परीक्षण हो और निष्कर्ष तक हम पहुंचे, तब क्या निकल के आता है? नीति शास्त्र। समझ गए? तो नैतिकता की जो सर्वमान्य शुद्धता है वह नीति शास्त्र है, और हमें एथिकल होना है, यह हमारा सिलेबस कहता है। तो हम एथिकल कैसे होंगे? एथिकल होने के लिए हमें किधर से निकलना होगा? एप्टीट्यूड। ठीक है ना? अभिरुचि से आगे बढ़ते हैं तो क्या बनेंगे? सत्यनिष्ठ बनेंगे। और सत्यनिष्ठ से आगे बढ़ेंगे तो हम
नीति शास्त्रीय होंगे, ठीक है ना, तब हम क्या होंगे, नीति शास्त्री, यानी हमें एथिकल होना है। अब जब मैं नीति शास्त्रीय हो जाऊंगा तो व्यक्तिगत तत्व हावी होगा या सार्वभौमिक तत्व, तो मूल्य ज्यादा होंगे या तथ्य ज्यादा होगा, तथ्य ज्यादा होगा। सार्वजनिक स्वीकार्यता ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। तो सेवा की स्वीकार्यता कम होगी या ज्यादा, ज्यादा होगी। एक लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह सेवा से संबंधित रुचि का विकास करते हुए सत्यनिष्ठ व्यवहार कर अपने आप को नीति शास्त्रीय बनाए, ठीक है ना, अपने आप को नीति शास्त्रीय बनाए और उस नीति शास्त्रीय गुणवत्ता की पहचान, उससे संबंधित व्यक्तित्व को समझने की कोशिश इस सिलेबस के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग करना चाहती है। संघ लोक सेवा आयोग की यह कोशिश होगी कि वह यह समझने में कामयाब हो या जांच करने में कामयाब हो कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो परीक्षा में शामिल हो रहा है वह द्वंद्वात्मक स्थिति में, संघर्षात्मक स्थिति में, जब व्यक्तिगत और सार्वजनिक हितों के बीच कहीं टकराहट हो रही है, उन परिस्थितियों में किस निष्कर्ष की ओर जा रहा है। प्रश्नों के माध्यम से वह उत्तर की कौन सी दिशा पकड़ रहा है, वह उसके व्यक्तित्व का परिचायक होगा। संघ लोक सेवा आयोग आपके एथिकल टेम्परामेंट को, आपकी मनोवृत्ति को, आपकी धड़कन को समझने की कोशिश करता है कि आप में वह एथिक्स है क्या, वह टेम्परामेंट है, वह मानसिकता है, वह सोच है, वह चिंतन है, वह दृष्टिकोण है। विशेष तौर पर तब जब संघर्षात्मक स्थिति उत्पन्न हो, तो उस वक्त आप किस प्रकार का व्यवहार करोगे। और यहां पर आप कह सकते हैं कि जो पढ़ाओगे वैसा कर देंगे, लेकिन 20 प्रश्नों में कहीं ना कहीं आपके विरोधाभासी तत्व आएंगे और वह आपके व्यक्तित्व का परिचायक होगा। एक शब्द आपके व्यक्तित्व को समझने में कामयाब होगा कि आप किस तरह से अपना उत्तर दे रहे हो। इसलिए कहा जाता है कि इस पेपर में आप रट के 50 किताबें पढ़ के अगर उत्तर देने की कोशिश करोगे तो 2 अंकों की न्यूनतम संख्या से शुरू करोगे। समझने की ही जरूरत नहीं, उसको महसूस करने की जरूरत है। जब आप लिखते हो तो जो महसूस करते हो वह सामने आता है। एक मूवी आपने देखी होगी बागवान, उसमें एक किताब लिखी जाती है और एक डायलॉग है कि यह किताब लिखा नहीं गया बल्कि अपने दिल की बात को सामने रख दिया। एक लेखक की सफलता इस बात में होती है कि वह चीजों को अपने सामने रख देता हो और पढ़ने वाले के सामने वह चलचित्र की तरह नजर आने लगता हो, तब वह किताब सफल होती है। ठीक उसी तरह से इस पेपर में आपसे यह अपेक्षा होती है कि आप अपने वास्तविक व्यक्तित्व, अपने चरित्र, अपने चिंतन, अपने दृष्टिकोण, अपनी मानसिकता को स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से संबोधित करते हुए आगे बढ़ें और उस तरह से सामने रखें जिससे पढ़ने वाले को स्पष्ट ज्ञान हो कि आपकी सोच क्या है। यह जानने के मकसद से, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को एक तरह से परीक्षण के दौर से गुजारने के मकसद से यह पेपर आया, ताकि मौखिक रूप से आपके व्यक्तित्व का आकलन बाद में हो, लिखित रूप से आकलन पहले हो।
और यह बता दिया जाए कि आपसे हमारी अपेक्षा क्या है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप बदल गए यह अपेक्षा नहीं है, हमारी अपेक्षा है कि आप जान गए कि आपसे क्या अपेक्षा है और उसी के संदर्भ में, उसी के अनुसार आपने व्यवहार करने की कोशिश की है अपनी कॉपी में। तो मकसद यह है कि एक व्यक्ति सचरित्र, सत्यनिष्ठ, नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण लेकर तर्क और तथ्य के सर्वोत्तम मानकता को प्राप्त करे, ताकि जब वह सेवा देने जाए तो उस सेवा के प्रति लोगों की विश्वसनीयता हो, लोग उस पर विश्वास कर सकें, उस पर ट्रस्ट कर सकें कि इसके द्वारा दी जाने वाली सेवा सही होगी। यह अपेक्षा की जाती है और इसी उद्देश्य से जो सिलेबस बनाया गया, वह सिलेबस इस तरह से अलग अलग विषयों में बांटा गया है, इस तरीके से अलग अलग विषयों में बांटा गया है ताकि आप अपने आप को उसी के अनुसार ढालने और समझने की कोशिश करते रहे। पहली जरूरत होगी आपको इन सभी चीजों को जानने के बाद कि आपको वैल्यू न्यूट्रल रहना पड़ेगा, मूल्य तटस्थ। इसको वैल्यू न्यूट्रलिटी कहते हैं, मूल्य तटस्थता। क्यों मूल्य तटस्थता? मूल्य क्या है? किसकी? व्यक्ति की। केवल प्राथमिकता नहीं बेटा, खुद की प्राथमिकता। तो आप सेवा दे रहे हैं, आपके मूल्य क्या हैं? जैसे मैं उदाहरण दिया था, हरा पहने, तो यही सर्वोत्तम है, सबको पहनना चाहिए। यह भी है, बाकी अन्य विकल्प भी मौजूद है। मूल्य तटस्थता। एक विद्यार्थी का अप्रोच, एक विद्यार्थी का दृष्टिकोण, जब वो अपने उत्तर लिख रहा है तो वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए, मूल्य तटस्थ होना चाहिए। उसके पास लॉजिकल माइंड, तार्किक शक्ति होनी चाहिए। तार्किक शक्ति, तार्किक शक्ति होनी चाहिए। अब उस तार्किक शक्ति को समझना, प्लेटो ने कहा कि हमें शिक्षित लोग नहीं चाहिए, एडुकेटेड लोग नहीं चाहिए, समझ, शिक्षित नहीं, हमें बुद्धिमान लोग चाहिए। गांव में आपके दादा जो अनपढ़ हो सकते हैं, आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। आपके पास डिग्री हो, आप एडुकेटेड हैं, वाइज हैं, ऐसा नहीं। हमें वाइज चाहिए, जिसके पास तर्क हो। मेरे पास ज्ञान हो सकता है, तर्क नहीं। प्लेटो ने कहा कि नॉलेज गिव्स विजडम। ज्ञान का तभी महत्व है जब हमें बौद्धिकता मिलती हो, क्योंकि बौद्धिकता बताती है क्या सही क्या गलत। इसलिए भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति विद्या ददाति विनयम कहती है, वह विनय देती, वह फल देती है।
पत्थर मारने पर भी फल मिलता है। वह योग्यता होती है। यह जो शब्द गुरु का है, यह गुरु केवल टाइटल नहीं, यह गुरुत्व है। उसमें स्थायित्व का होना जरूरी है, उसमें भार का होना जरूरी है, ताकि वह झुके। ज्ञान झुकने को कहता है, अकड़ने को नहीं। ज्ञान तर्क शक्ति चाहता है, और तर्क शक्ति कभी भी सीधी रेखा में नहीं होती, नहीं तो इसी जी की तरह मौत है। तर्क शक्ति हमेशा समय के अनुपात में, समय के सापेक्ष में तार्किक दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता है। वह जरूरत की चीज है कि आपके पास लॉजिकल माइंड हो। अगर वह लॉजिकल माइंड नहीं होगा, तर्क क्षमता नहीं होगी, तर्क शक्ति नहीं होगी, तो हर जगह पर एक ही तरह का टेप चलेगा। फिर एक जगह की रिकॉर्डिंग हर जगह पे हो जाएगी। क्या परिस्थितियां हर जगह एक हैं? नहीं। तो अगर परिस्थितियां हर जगह एक नहीं है, तो परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। लेकिन लचीलापन कुछ इस तरह का है मेरे में कि कब क्या कहां बोलूंगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा। संतुलन नहीं, तो बैलेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। तीसरी योग्यता आप में होनी चाहिए बैलेंस ऑफ माइंड की, यानी मानसिक संतुलन। मानसिक संतुलन, बैलेंसिंग माइंड, मानसिक संतुलन हो। और मानसिक संतुलन का यह कतई मतलब नहीं होता कि मैंने इनका समर्थन किया तो इनका भी कर दूं, या इनका किया तो इनका भी कर दूं, ताकि संतुलन अपनाना हो ना। मेंटल बैलेंस की जरूरत हो रही है, चापलूसी की नहीं। और मेंटल बैलेंस का मतलब होता है अपनी तर्क शक्ति, अपनी बौद्धिकता के आधार पर जो जितना सही है उतना बोला जाए, जो जितना गलत है उतना बोला जाए। अगर इस बच्चे ने गलती की तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी तरह खारिज कर दिया, और इसने एक उत्तर सही दे दिया तो मैं पूरी तरह से इसी पर लट्टू हो गया। यह संतुलित दिमाग नहीं। बैलेंस ऑफ माइंड, मानसिक संतुलन। जब आप अपने प्रश्नों का उत्तर देते हो तो मानसिक संतुलन की आवश्यकता है। वह मानसिक संतुलन कैसे होगा आपके चैप्टर्स में देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी जांच होगी कि आपके पास मानसिक संतुलन, निरंतरता का सिद्धांत हो। निरंतरता का सिद्धांत। क्लास के बाद आपने कहा गजब पढ़ाया ये आदमी, आज गदगद हुए हम, उम्मीद नहीं थी इतना बढ़िया पढ़ा दिया। कल दो चार और आ गए खोज खाज के, पता चला कि जैसा कल था वैसा आज नहीं। आज तो फंसा लिया। हम दूर दराज बैठे थे, आज आ गए। अच्छा था वहीं पर, कब जाते थे बाथरूम कब नहीं जाते थे पता नहीं चलता था। ये ब्रेक देगा नहीं देगा, टेंशन में कौन रहे। देगा तो 2 घंटे के बाद देगा, खड़ा हो जाएंगे तो कमेंट करेगा। कम से कम यहां तो बचे हैं। तो कंटिन्यूअम अप्रोच, यही आपको बता रहा था। 20 प्रश्नों में संतुलन चाहिए। अगर अंदर से वह हो जो नहीं हो, ये 20 प्रश्न पर्याप्त हैं आपको बताने के लिए कि हम कहीं अलग हैं। समझ रहे हैं? और कैसे अलग हैं अभी थोड़ी देर में वो भी आएगा। तो कंटिन्यूअम अप्रोच, अगर मैं वह हूं तो वही हूं,
और आज से लेकर के अंतिम क्लास तक वही रहूंगा, तभी आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा, भरोसा होगा कि यह वही है। नाटक एक दिन हो सकता है, रोज रोज नहीं। और रोज रोज जब मैं कुछ व्यवहार करूंगा तो मैं एक्सपोज होऊंगा, आपके सामने आऊंगा, मेरी अच्छाइयां, मेरी गलतियां, मेरी कमजोरियां आपके सामने आएंगी, और उसके आधार पर मेरा मूल्यांकन होगा। तो जब भी आप पठन पाठन की तैयारी करें, यह ध्यान रखें कि यूपीएससी ने जो हमसे कहा है, जो अभी आपके साथ साझा किया, कि उसका मकसद क्या है, इस पेपर के माध्यम से वह जानना क्या चाहता है। और जब यह मालूम हो गया कि वह यह जानना चाहता है, तो आपको ये 3 प्राथमिक चीज, और चौथा निरंतरता। निरंतरता, कंटिन्यूअम अप्रोच इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। निरंतरता का प्रारूप आप में होना चाहिए, निरंतरता का दृष्टिकोण होना चाहिए। निरंतरता का मतलब कि आप जो एक जगह पर प्रतिबिंबित करते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिए। अपने व्यवहार में स्वयं विरोधाभासी न बने। और अगर हम बनते हैं, तो जिस व्यक्ति के द्वारा हमारी कॉपी जांची जाती है, वो समझता है कि यह व्यक्ति तो कैसा है। प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति है, जहां पर प्रशिक्षण हावी हो रहा है वहां पर ठीक काम कर रहा है, जहां पर कमजोर हो रहा है वहां कम काम कर रहा है। अर्थात यह वह नहीं है जो दिखना चाहता है। विद्वानों की सामने से जब हमारी कॉपी गुजरेगी, बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। तो एक कंटिन्यूअम अप्रोच की जरूरत है। हमारी जरूरत है कि हम सिलेबस के उस प्रत्येक बारीक पहलू को समझें, ताकि उसकी प्रकृति को जान पाएं। और जब तक उसकी प्रकृति को नहीं जानते, हमारा इंफेसिस कहां होगा, किस मुद्दे पर कितना बल दिया जाएगा, यह नहीं समझ पाते। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी, बाइक, साइकिल, कुछ भी चलाते हैं, आपको सिखाया जाता होगा या सीखे होंगे कि ब्रेक पर, एक्सीलेटर पर, क्लच पर कितना दबाव डालना है। सब पर बराबर, सर्वधर्म संभाव के आधार नहीं, अलग अलग। साइकिल भी चलाते होंगे तो आगे वाले और पीछे वाले दोनों ब्रेक पर बराबर नहीं ना। अगर लगा दिए तो समझ में आ जाए। तो यह कब पता चलेगा? यह तब पता चलेगा जब आपको मालूम हो कि आगे ज्यादा बल देना है कि पीछे, मालूम होगा। केवल बता दिया जाए आगे कम पीछे ज्यादा, पीछे कम आगे ज्यादा, तो उसने बताया है, जब जब याद होगा तब तब तो लिखूंगा। हमने तो समझा नहीं। तो हमें समझना होगा कहां पर ज्यादा बल देना है, कहां पर कम बल देना है। और कम बल देने का मतलब यह नहीं कि कम है, वो उतना ही जरूरी है। समझ रहे ना? उतना ही जरूरी। तो हमें समझने की आवश्यकता होगी कि हमें किस प्रकार से, किस रूप में आगे बढ़ना है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। जब उस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, उस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारी जो चिंतन की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया उस वक्त कैसे होनी चाहिए। और यह सब समय के साथ साथ बताना भी पड़ेगा मुझे कि आज यहां यह जरूरी है, आज विषय की यह प्रकृति है, यह बताने की जरूरत होगी। लेकिन अभी आपको यह समझना है कि हमें इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ना जरूरी होगा। और जब आगे बढ़ना जरूरी होगा, तो यह ध्यान में रखिए कि किसी भी तरह से केवल सैद्धांतिक बातों पर हम सिमट के नहीं रखेंगे।
बड़े बड़े भाषण दे दिया और अंत में स्वाहा बोल के चल दिया। वह प्रैक्टिकल अप्रोच, हमें अपनी व्यवहारिकता में चीजों को लाना होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाना होगा। और जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाएंगे तो सिलेबस को हम 3 भागों में बांटेंगे। अब मैं आ रहा हूं आपके सिलेबस पर। मैं आपके सिलेबस को आपके साथ जब सिलेबस पढ़ना प्रारंभ करूंगा तो उसको 3 वर्गों में बांटूंगा, ठीक है ना। 3 वर्गों में आपका यह सिलेबस बटेगा और उस 3 वर्ग में पहला वर्ग होगा दार्शनिक वर्ग, दार्शनिक अर्थात फिलॉसफिकल। वहां लिखा हुआ है नथिंग हियर। आप समथिंग खोजने की कोशिश में क्यों हैं? यहां पर एवरीथिंग है, इधर ध्यान दें। हम पे हंस के बेइज्जती कर रहे हो, तो इधर देखो। तो अब देखिए पूरे सिलेबस, अब सिलेबस पे आ रहा हूं। अभी तक तो यह बताया कि करना क्या है, अब आ रहा हूं सिलेबस समझने के लिए आपके साथ। और सिलेबस समझने में वह जो इंटीग्रिटी, एथिक्स और एप्टीट्यूड जो लिखा, वह तो सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन इस सिलेबस का पहला भाग है जिसको हम कहते हैं दार्शनिक भाग, दूसरा भाग है मनोवैज्ञानिक भाग, मनोवैज्ञानिक, और तीसरा भाग है प्रशासनिक भाग। 3 भागों में आपका यह सिलेबस पूरी तरह से बटा हुआ है। मनोवैज्ञानिक भाग, दार्शनिक भाग और प्रशासनिक भाग। जब हम मनोवैज्ञानिक भाग पढ़ेंगे तो यहां पर एक मुद्दा आएगा नीति शास्त्र और नीति शास्त्र के साथ मानव संबंध, ह्यूमन इंटरफेस कहते हैं इसको, मानव संबंध, ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है ना, मानव संबंध। अब वह ह्यूमन इंटरफेस, दार्शनिक तत्व का मतलब क्या होता है? अगर दर्शन शास्त्र, आप में से कोई है दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी? आप है। क्या होता है बेटा? ये टेस्ट नहीं ले रहा हूं, आप खुल के बोलिएगा। हाँ, दर्शन शास्त्र किसको कहते हैं? ठीक, अब देखिए जो, ठीक है, बढ़िया, इन्होंने गलत नहीं कहा है, मैं सरल कर रहा हूं। दर्शन शास्त्र बहुत संक्षेप में लव ऑफ विजडम है। ज्ञान का प्यार, प्रेम, ज्ञान का, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना। और जब इस भाग पर हम बल देते हैं, इसको तत्व मीमांसा भी कहते हैं। मेटाफिजिकल रूप कभी आएगा। यहां पर सैद्धांतिक दर्शन शास्त्र होता है। कौन सा दर्शन शास्त्र? सैद्धांतिक दर्शन।
और सैद्धांतिक दर्शन शास्त्र में हम पढ़ेंगे नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र का दर्शन क्या कहता है। नीति शास्त्र प्लेटो का क्या है, नीति शास्त्र अरस्तु का क्या है, नीति शास्त्र बेंथम का क्या है। ठीक है ना। हम नीति शास्त्र के आयामों को जानने का प्रयास करेंगे। मानकीय नीति शास्त्र क्या है, विस्तृत नीति शास्त्र क्या है, गुणात्मक नीति शास्त्र क्या है, उपयोगितावादी नीति शास्त्र क्या है, परिणामवादी नीति शास्त्र क्या है, सुखवाद क्या है, यह सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। अर्थात शुद्ध दर्शन का अध्ययन होगा और तब उस दर्शन का जब मानव संबंध होगा तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। कितना सुंदर है। जब तक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तो विचारक आएंगे और जब उनके व्यवहार को, लोगों के व्यवहार को उस दर्शन से जोड़ने का शुरुआत करेंगे तो प्रयोग शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं। और जब प्रयोग शुरू होगा तब हमको पढ़ना पड़ेगा कि एथिक्स का यानी नीति शास्त्र का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका कंसीक्वेंस क्या होता है यानी परिणाम क्या होता है मानव कार्यों के साथ। ठीक है ना। व्यक्तिगत जीवन में नीति शास्त्र क्या होगा, सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र क्या होगा, आपकी नैतिकता के विकास में अब यहीं से एक समस्या उत्पन्न होगी, आपके माता पिता की क्या भूमिका है, नीति शास्त्र के विकास में आपके विद्यालय की क्या भूमिका है, नीति शास्त्र के विकास में आपके नेतृत्वकर्ताओं की क्या भूमिका है, यहां से शुरू होगा। और तब कभी आने वाले समय में पढ़ेंगे जो इस साल के भी प्रश्न में था, एपीजे अब्दुल कलाम का विचार कि भ्रष्टाचार को अगर दूर करना है तो माता पिता के भ्रष्टाचार को दूर करो, शिक्षकों के भ्रष्टाचार को दूर करो, इनके भ्रष्टाचार को दूर किए बगैर कोई भी भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता, यानी माता पिता का भ्रष्टाचार। आपके सिलेबस में मिलेगा परिवार की भूमिका, शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। अब जब परिवार की भूमिका होगी वह आपके माता पिता होंगे। वह कौन सा संस्कार दिया आपके माता पिता ने, पढ़ूंगा मैं सिद्धांत के रूप में, चलचित्र की तरह आपके माता पिता दौड़ेंगे। संभवतः अवसर मिलेगा अपने माता पिता के चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए और उसके प्रकाश में स्वयं के चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए, क्योंकि जो आप हो वह उनके कारण, वह समाज के कारण हो, वह अपने शिक्षण संस्थाओं के कारण हो। कौन सा संस्कार दिया है यहां तक पहुंचाने में, किस संस्कार का इस्तेमाल करते हो, हम यह पढ़ना चाहेंगे। तो वहां पर एक समस्या जैसे प्रैक्टिकल होगा, हम समझने की जब शुरुआत करेंगे इस व्यवहार को, ठीक है ना, तो हमें यहां सिद्धांत मिलेंगे। हमें यहां पर इसके साथ साथ जो आप लोग सिलेबस में देखे होंगे कि चिंतक मिलेंगे, सुधारक मिलेंगे। ठीक है ना, लिखा हुआ होगा आपके सिलेबस में, सुधारक मिलेंगे, चिंतक मिलेंगे, थिंकर लिखा है ना ये सब। अब जाहिर सी बात है इनकी संख्या हजारों में होगी। 1000 पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं 1000? नहीं। लेकिन अगर बुनियाद मालूम हो, जैसे नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किस बात पर बल दिया होगा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कौन सा?
सरल हो जाएगा। तो बुनियाद को पकड़ने की जरूरत है। किसने बोला यह कम महत्वपूर्ण है, क्या बोला ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है ना। और तब कुछ ऐसे प्रश्न बनेंगे, खुश हो यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, खुश होने के अधिकारी हो या नहीं यह समझना ज्यादा महत्वपूर्ण। खुश तो बहुत होगे तुम, लेकिन क्या खुश होने के अधिकारी भी हो? इसका मतलब जो सफलता तुम्हें मिली है, क्या सही में तुम उसके हकदार हो, यह समझने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बोलने का अधिकार है, लेकिन क्या उसके अधिकारी भी हो, यह समझने की जरूरत है। और यहीं से अंतर विषयी अध्ययन भी प्रारंभ हो जाएगा। यह समझने का प्रयास करेंगे हम, यह समझने का आपके साथ प्रयास करेंगे कि जो अच्छा है वह हमेशा सही हो जरूरी नहीं है, और जो सही है वह हमेशा अच्छा हो कोई जरूरी नहीं है। जो सही है वह बुरा भी हो सकता है, जो अच्छा है वह गलत भी हो सकता है। तो क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, रिपीट कर रहा हूं, जो अच्छा है वह सही नहीं भी होगा, जो सही है वह गलत भी होगा। हमें उसकी पहचान करनी पड़ेगी, और हम वह पहचान करते हुए आगे बढ़ेंगे दर्शन शास्त्र को समाप्त करने के लिए। फिर मनोविज्ञान आएगा हमारे पास, और मनोविज्ञान एटीट्यूड। यहां पर हमें अभिवृत्ति, आपका एटीट्यूड कैसा है, यह पढ़ना पड़ेगा। और पहले मैंने बताया कि अभिवृत्ति हमेशा अभिरुचि से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर एटीट्यूड है तो अभिवृत्ति मजबूत है, हिंदी, और एप्टीट्यूड है तो अभिरुचि मजबूत है, योग्यता। कहा जाता है कि अधिकांश हिस्सा, कहीं कहीं तो यह भी कहा जाता है कि 9/10 भाग आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। 9/10 भाग एटीट्यूड कैसा है। अगर एटीट्यूड सही है तो आप सीख जाओगे, अगर एटीट्यूड ठीक नहीं है तो जो सीखे हो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे क्षय रोग का शिकार होगा। ज्ञान बांटते चलो कहा गया, ज्ञान को गिरफ्त में रखोगे तो वह समाप्त हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखो, वह मानसिकता आपके साथ हम पढ़ेंगे कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, और कितना द्वंद्वात्मक भी होता है यह भी देखेंगे। इसके साथ साथ हमें पढ़नी है भावनात्मक